Hello friends and my dear students, in the next video lectures of compiler design, I am going to explain the translation scheme which is the part of the intermediate code generation. जो फोर्थ फेज होता है उसका है, जिसमें कि मैं रिलेशनल एंड बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है दोनों को एक साथ बताऊंगा। कि जैसे इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन स्कीम कैसे होता है, उसी तरह से नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट्स होता है वो होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो हम लोग बेसिकली कंपैरिजंस को शो करने के लिए करते हैं, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे इफ देन एल्स या लूप स्टेटमेंट में यूज होता है बेसिकली। तो जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं या बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो पहले ये इवैल्यूएट होता है, उसके बाद इफ देन एल्स वर्कआउट करता है। तो इसी चीज को हम लोग जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर देखने के बाद आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे ई टीचिंग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ई टीचिंग गुरुकुल है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो रिलेशनल ऑपरेशन के लिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो ग्रामर आपको शो किया गया है, तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस आर यूज। इसके लिए प्रोडक्शन यूज अब तक तो आपको फेमिलियर हो गया कि हम किसी भी प्रोडक्शन को किसी पर्टिकुलर ग्रामर या पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे E1 E2 और E, मैंने इसे प्रीवियस वीडियोस में भी ये बताया कि E1 E2 को अलग नाम इसीलिए दिया गया है ताकि ये सब अलग अलग आइडेंटिफाई हो सके, क्योंकि जब हम इसकी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो कि हम कौन से E को यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए सारे के सारे E है, बट इसको हम एक डिफरेंट नाम से हमारी पहचान के लिए इसको यूज किया गया है। सो दे आर ऑल अडा। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि E1 एंड E2 आर द डिफरेंट नॉन टर्मिनल्स, दे आर द सेम, यानी ये भी E है और ये भी E है, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग किया गया। यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर बताया गया। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है वन ऑफ द काइंड, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। और उसके बाद अगर सपोज कर लो दोनों के बीच में बुलियन एक्सप्रेशन हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो E1 का अपना एक कोड होगा, E2 का अपना एक एक्सप्रेशन होगा। दोनों का फाइनल एक्सप्रेशन के बाद जो वैल्यूज आएंगे उस वैल्यूज के बीच में बुलियन ऑपरेशंस ऑपरेट हो गए। तो आपको ये पता है कि जो इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। उसी तरह से बुलियन जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, सेम एज नॉट भी हो गया। इसमें नॉट आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, नॉट कैसे होता है उसको यहां मेंशन नहीं किया गया, उसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहां पे जो भी एंड या और यूज होता है तो उसके दोनों साइड ट्रू वैल्यू या फिर फॉल्स वैल्यू, ये दो वैल्यू होना चाहिए जिसके बेस पर काम करता है। तो हमको ये पता है कि जो ट्रू वैल्यू होता है वो नॉन जीरो होता है और फॉल्स वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। तो इसका मतलब है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यानी नेगेटिव चाहे पॉजिटिव वैल्यू अदर देन जीरो होगा तो वो हमेशा ट्रू कहलाता है। तो इसका मतलब है E1, यानी इस केस में अगर हम एंड की बात करते हैं और की बात करते हैं तो E1 एंड E2 आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी आइदर जीरो होगा या 1 होगा, इसके बेस पर इवैल्यूएट होगा। और यहां पे जब हम बात करते हैं E1 एंड E2 रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, तो ये इवैल्यूएट होने के बाद या तो ये आइदर जीरो प्रोड्यूस करेगा या फिर 1 प्रोड्यूस करेगा, यानी ट्रू प्रोड्यूस करेगा या फॉल्स। तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है ये। अब अगर हम ट्रू की बात करते हैं तो ई प्रोडक्शन ट्रू हो सकता है और ई इक्वल टू फॉल्स हो सकता है। तो यानी यहाँ पे अगर हम ये यहाँ पे ई प्रोडक्शन ट्रू और ई प्रोडक्शन फॉल्स की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली इन दोनों जो प्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है ये जो चारों प्रोडक्शन है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, और ये जो दो एक्सप्रेशन है ये पर्टिकुलरली रिलेशनल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। तो इनको हमने साथ में लिखा गया, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास इस तरह से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी ये लाइन नंबर्स है। तो लाइन नंबर्स को हमको ध्यान रखना है। तो हमको ये ट्राई करना है कि जो भी हमारे पास, ये पहले वाला हम फर्स्ट केस के लिए बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगे वो जो वैल्यू है इन 4 कोड को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हमारे पास एक रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिए 4 कोड जनरेट होना चाहिए। कैसे? क्योंकि हमको दो चीजें आइदर वन जनरेट करना है, यानी या तो ट्रू वैल्यू जनरेट करना है या फिर फॉल्स जनरेट करना है। तो कंप्यूटर उसको प्रोड्यूस करने के लिए इन 4 लाइनों को डेफिनेटली जनरेट करेगा। तो वो 4 लाइन कैसे जनरेट होगा? तो इसी के बेस पर हमारा ट्रांसलेशन स्कीम बनता है कि हमारे पास ये चारों कोड होना। अब देखो इसकी जरूरत क्यों है कि ये 4 लाइन हमको जरूरत क्या है। सबसे पहला चीज, जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया ए और बी, तो इसका मतलब है ए E1 से इसको रिलेट कर रहे हैं और इसको E2 से रिलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे मैं अपने कलर से बताया हूं, जो आपके ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है, तो ये ग्रेटर देन साइन है। तो यानी ए और बी
एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हो और a इज ग्रेटर देन b है, इसके लिए या तो ट्रू होगा या फॉल होगा, तो इस पर्टिकुलर या तो ट्रू करना है या फॉल्स करना है, तो इसके लिए हमको ये 4 लाइन ऑफ कोड चाहिए। अगर आपके पास इसके कम लाइन ऑफ कोड अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज यही सबसे ऑप्टिमाइज वे है जिससे 4 लाइन ऑफ कोड का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a इज ग्रेटर देन b हुआ, देन गो टू 4 मतलब लाइन नंबर 4 में जाएगा और ये ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा। ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यानी एक टेम्पररी वेरिएबल लेगा t1 और उसमें वो यूज, तो इसका मतलब हमारे पास इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए हमने एक टेम्पररी वेरिएबल यूज कर लिया। अब उसके बाद अगर सपोज कर लो ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब है a इज लेस देन b हुआ, तो a इज लेस देन b हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा यानी ये लॉजिकल ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सीधे सीधे वो नीचे उतर आएगा। जैसे नीचे उतर आएगा तो लाइन नंबर 2 मिलेगा, तो लाइन नंबर 2 मतलब हमको पता है कि लाइन नंबर 1 फेल हुआ है, 4 लाइन में लाइन नंबर 4 में नहीं गया है, तो इसका मतलब है लाइन नंबर 2 में आया है। अगर वो लाइन नंबर 4 में जाएगा तो सीधा सीधा ये एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो टॉप टू बॉटम है। गो टू स्टेटमेंट उसको अनकंडीशनल सीक्वेंस में चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये t1 इज इक्वल टू 0, तो इसका पता ही है कि ये फॉल्स होने से ही यहाँ आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे गो टू लगाना जरूरी है, अगर गो टू नहीं लगाएं तो t1 इज इक्वल टू 0 तो हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से t1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सीक्वेंस के हिसाब से गो टू नहीं लगाने से प्रॉब्लम आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 4 लाइन ऑफ ऑप्टिमाइज कोड है जिसको कंपलसरी हमको यूज करना ही पड़ेगा पर्टिकुलर एक रिलेशनल ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो देखिए कि ये 4 लाइन अगर हमको जनरेट करना है तो हमारे पास ट्रांसलेशन स्कीम में ऐसा क्या लिखेंगे 4 लाइन जनरेट हो, तो यानी ये 4 लाइन हम आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं नेक्स्ट में जा रहा हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो सेम आज यहाँ देखिए मैंने ये 4 लाइन ऑफ कोड को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट कलर से। यहाँ पे कोड इस तरह से लिखा गया है और उसको मैंने 1 2 3 4, आप चाहे तो ब्रैकेट यूज कीजिए, डॉट यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे लाइन नंबर हम क्या यूज कर रहे हैं। तो सेम एज है, तो इस तरह से लाइन नंबर कोड। अब यहाँ पे गो टू 5 लिखा हुआ है, अब ये जो 5 है वो 4 के बाद का सीक्वेंस में है, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर कर दीजिए कि ये 5 कहाँ पे है, तो इसके बाद वाला जो भी होगा जिसमें कोई भी स्टेटमेंट हो वो वहां जंप कर जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले वही चीज होता है। अब आ जाते हैं कि ये जो है ये 2 रिलेशनल ऑपरेटर, यानी ये कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन होगा, जो भी इवैल्यूएशन होगा, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म होगा कि अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो लेस होगा, तो नेक्स्ट वाला होगा, अगर नहीं होगा तो सबके लिए एक कॉमन एक्सप्रेशन यानी ये 4 लाइन ऑफ कोड को लिखना है। तो कैसे लिखना देखिए, सबसे पहला तो हमारा डिमांड होता है टेम्पररी वेरिएबल लेना। तो t1 इज इक्वल टू गेट टेम्प हमने ले लिया, तो यानी हमने डिमांड कर दिया, ये बैकग्राउंड में हो गया प्रोसेस, हमारे पास t1 आ गया। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 जनरेट करना है कोड, तो यानी 4 जेन कोड हम यूज करेंगे। यानी जो मैंने आपको बताया था जेन, यानी प्रीवियस जो आपके वीडियो लेक्चर्स उसमें आपको बताया था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कि किस तरह से जेन कोड का यूज होता है। तो ये जो जेन कोड है, जेन कोड यानी फाइनली एक कोड जनरेट करेगा, यानी 4 लाइन ऑफ कोड जनरेट। तो इसका मतलब है हम जेन कोड यूज करें यानी ये चीजें क्रिएट होगा। अब जाके तो उसके क्रिएट करने के लिए ये पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी ये पूरा लाइन में कैरेक्टर टू कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए कैसे प्रिंट होगा, तो इफ प्रिंट होगा E1 डॉट प्लेस, यानी E1 यानी यहाँ पे A है, तो यानी वही चीज होता है कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी A का वैल्यू क्या होगा वो प्लेस हो जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर जो डिमांड किए, जो लिखा होगा वो रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ छप जाएगा। फिर यहाँ पे E2 डॉट प्लेस यानी जो वैल्यू होगा वो छप जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद गो टू स्टेटमेंट तो कंपलसरी आप वही लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट प्लस 3 ये आपके लिए नया है। तो ये नया कैसे है, नेक्स्ट स्टेट जो होता है एक पॉइंटर होता है जो करंट पॉइंटिंग यानी करंट जो लाइन नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो करंट लाइन नंबर यहाँ पे हमारे पास है 1 है, आपको पता है ये 1 है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेट में जो भी पॉइंटर होगा, जैसे मैंने यहाँ 1 से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट में जो भी होगा उसका 3 वैल्यू प्लस करके वहां जंप करना है। देखिए जो भी 1 है उसमें +3 करने से 4 लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब 4 मतलब एक तरीके से 1 में +3 करने से 4 आया। तो वही चीज होता है नेक्स्ट स्टेट में +3 करेंगे ऑलवेज, तो हमको नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे। तो ये पहला लाइन आपको समझ में आ गया कि ये वाले के करस्पॉन्डिंग हमने ये। अब यदि दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है, t1 इज इक्वल टू 0, तो t1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि ये छपना चाहिए, t1 इज इक्वल टू 0 छाप दिए। उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है गो टू 5, तो ये 5 के बदले में गो टू तो आप लिख दोगे गो टू ले, लेकिन 5 के बदले में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है 5 के लिए 3 में 2 प्लस करने से 5 होता है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट जो कि करंट लोकेशन यानी 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है +2 यानी 5 हो गया। तो इसका मतलब समझ में आया कि नेक्स्ट स्टेट अपने वैल्यू में +2 करके वो यहाँ पे पैच कर देगा, यहाँ पे
इंसर्ट कर देगा। उसके बाद जनरेट कोड में T1 इज इक्वल टू 1 करके हम आगे बढ़े। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए हमने किस तरह से 1 2 3 4 जो लाइन ऑफ कोड है इसको हमने ये फंक्शन के थ्रू लिख दिया। तो यही है ट्रांसलेशन स्कीम, नथिंग एल्स। तो बहुत इजी है आपको समझने में कि किस तरह से होता है, इसको याद करना भी इजी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, सेम ट्रांसलेशन स्कीम को फॉलो करते हुए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया है कि लाइन नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है जो लाइन नंबर लेंगे इसमें +3 करेंगे और यहाँ पे जो लाइन नंबर लेंगे उसमें +2 करेंगे। तो देखिए कि आपका पूरा का पूरा कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिखाया गया है कि ये जो एक लाइन नंबर है 13 जो बोल्ड है और एक नॉन बोल्ड है। तो बोल्ड मतलब गो टू के लिए ये जंप हुआ है, 13 के लिए ये जंप हुआ है, यानी ये जो चारों लाइन ऑफ कोड जो अभी हमने 2 देखा था वैसा ही ये ट्रांसलेशन स्कीम में जो लिखा है वैसा ही एज इट इज जनरेट हो। तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन स्कीम को आप अपने दिमाग में रखिए तो आप लाइन ऑफ कोड जनरेट कर। अब जाते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा दो चीजों को हमने इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे एंड को इंक्लूड कर दिया। तो एंड के लिए बहुत सिंपल कोड होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, क्योंकि जो 2 वैल्यूज होते हैं उनका एंड ऑपरेशन होता है। उसके लिए अलग से हमको कोई स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं लिखना पड़ता है। तो देखिए कि a इज लेस देन b और c इज ग्रेटर देन b। तो a इज सेम एज, अब a इज लेस देन b के लिए 4 लाइन ऑफ कोड रहेगा और c इज ग्रेटर देन b के लिए 4 लाइन ऑफ कोड रहेगा। तो यहां से जैसे 10 11 12 13 ये 4 लाइन ऑफ कोड जो होता है a लेस देन b के लिए होता है। उसके बाद 14 से लेके 17 यानी ये 4 लाइन ऑफ कोड जो होता है c इज ग्रेटर देन d के लिए होता है। तो इन दोनों लाइन ऑफ कोड के बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है T1 एंड T2। हमने 2 चीजें यूज किया। हमने ओएस से डिमांड किया था कि हमको 2 टेम्पररी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 रिलेशनल ऑपरेशन है। तो 2 रिलेशनल ऑपरेशन यानी कंपैरिजन होने के बाद T1 एंड T2 बना। अब उन T1 एंड T2 को हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं तो जिससे कि वो T3 में स्टोर हो जाता है। अब ये जो T3 है ये हमारा फाइनल रिजल्ट है ये पूरे का, यानी ये जो पूरा लिखा हुआ है a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि जितने नंबर ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन है तो उतने नंबर ऑफ आपको लाइन ऑफ कोड यानी 4 लाइन ऑफ कोड लिखना है, फिर उसको आपस में मर्ज करना है। सपोज कर लो इसमें 3 अगर सपोज कर लो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन यूज होता है तो बुलियन ऑपरेटर यूज करते तो कैसे होता था। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो देखिए 3 बुलियन ऑपरेटर यहाँ पे आ गए। इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आ जा रहा है हर एक के लिए 4 लाइन ऑफ कोड है, यानी 100 यहाँ पे हमने 100 लाइन यूज किया। आप 100 कर सकते हैं, 1000 जो भी करना है कर सकते हैं। तो 100 से लेके 103 तक एक लाइन ऑफ 4 लाइन ऑफ कोड है। a लेस देन b के लिए है, फिर c लेस देन d के लिए 104 से लेके 107 तक है, यानी T2 में स्टोर हो गया। सेम एज 108 से लेके 109 10 11 तक जो था T3 यानी थर्ड e लेस देन f के लिए। आपको बहुत इजी लग रहा है, आप समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है। अब जाते हैं चौथा ऑपरेशन करना है। चौथा ऑपरेशन करने के लिए हमने क्या किया, T3 तक तो हमने यूज कर लिया। अब जाते हैं T4 यूज करना है। तो T4 में हम क्या करेंगे, आप इसको कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो। तो यहां पे मैंने लिया है T2 एंड T3 यानी एंड ऑपरेशन को पहले परफॉर्म किया, उसका जो रिजल्ट है उसको मैं T1 के साथ कंपेयर कर दे रहा हूं। तो फिर इसका जो रिजल्ट है वो T5 में। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 1 2 3 जितने भी आप रिलेशनल ऑपरेटर का रिलेशनल एक्सप्रेशन का यूज करेंगे बाय यूजिंग बुलियन ऑपरेटर, तो आपके पास जो होता है उतने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स बढ़ जाएंगे। एज वेल एज फाइनली जो आप कंपैरिजन लिख रहे हैं जैसे एंड और के लिए। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो हमने पढ़ा था बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे ऑपरेट है उसका एक ट्रांसलेशन स्कीम यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। क्योंकि हमने पहले देखा कैसे यूज करना है बुलियन ऑपरेटर को, तो हमने पहले जान लिया कि ये कोड होने चाहिए। तो उसी कोड को बेस करके यहाँ पे डिफाइन किया गया कि हम एक टेम्पररी वेरिएबल ऑलवेज लेंगे, उसका नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने T1 लिया है, एक टेम्पररी वेरिएबल डिमांड करेंगे जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड ऑपरेशन, तो उसके बेस पर जो होता है इस तरह से हम लिख देंगे E1 डॉट प्लेस एंड E2 डॉट प्लेस, और उसके बाद जो भी वैल्यूज आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फिर उसी तरह से T1 में स्टोर हो जाता है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, T1 इक्वल्स टू करके भी शो कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो E डॉट ट्रू कैसे ट्रांसफर हो रहा देखिए, तो T1 इज इक्वल टू 1 ट्रांसफर कर रहे हैं, T1 इज इक्वल टू 0 ट्रांसफर कर। तो इससे आपको समझ में आ जा रहा है कि जो चीज हम बोल रहे हैं उस चीज का ट्रांसलेशन में कैसे होगा।
तो उसके बाद जो होता है ये आपके पास यहाँ पे मैंने शो कर दिया। तो इस तरह से आप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन एज वेल एज द जो रिलेशनल ऑपरेटर या रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन स्कीम कैसे होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे ई टीचिंग चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। थैंक यू, धन्यवाद।